रेडियो उड़ान की अपडेट्स लेने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। फॉर मोर इन्फो लॉग ऑन टू www.radioudan.com। मैं एक महिला हूँ। मुझे पता है कि हम सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव राइट्स जैसे मुद्दे सबके साथ साझा नहीं कर सकते, जैसे मेंस्ट्रुएशन, बर्थ कंट्रोल एक्सेट्रा। थैंक्स टू एक्सेसिबल एंड नेटवर्क पार्टनर नैप दिल्ली, जिन्होंने लॉन्च किया है अदिति AI चैटबॉट। अगर अब मुझे कुछ भी सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड राइट्स से रिलेटेड पूछना होता है तो फटाक से मैं अपना मैसेज टाइप करती हूँ या वॉइस नोट रिकॉर्ड करके व्हाट्सएप पर 08076551617 पर सेंड कर देती हूँ और तुरंत ही मेरी क्वेरी सॉल्व हो जाती है ना कितना सिंपल। और हाँ, आप कॉल करके भी अपने सवालों के जवाब ले सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए नैब हेल्पलाइन पर कॉल करें 0882626611166 पर। मैंने तो अदिति को अपना दोस्त बना लिया है, क्या आप भी बनाना चाहेंगे? जी दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं दानिश महाजन प्रोग्राम बदलता दौर में आपका स्वागत करता हूं। प्रोग्राम बदलता दौर का ये जो एपिसोड है बहुत ही नॉस्टैल्जिक होने वाला है। आज बेहद खास शो है, खास मेहमान और बहुत सारी खास बातें आपको इस शो में आज सुनने को मिलेंगी। आज हमारे साथ जॉर्ज सर हैं, किसी तरह के परिचय के मोहताज नहीं है। स्कोर फाउंडेशन के फाउंडर हैं, ब्लाइंड क्रिकेट के फाउंडर इन्हें माना जाता है। इंडिया में ब्लाइंड क्रिकेट को इन्होंने शुरू किया। इस साल 2 मेजर इंसिडेंट जॉर्ज सर की लाइफ के साथ एसोसिएटेड हुए हैं, जो बहुत बड़े पैमाने पर डिसेबिलिटी एक्टिविज्म का हिस्सा है, जिन्होंने सोसाइटी में एक चेंज लाने का काम किया। एक पहला वर्ल्ड कप जो ब्लाइंड क्रिकेट का 25 साल उसको हो गए, जो इंडिया में फर्स्ट वर्ल्ड कप हुआ था, तो उसकी 25th एनिवर्सरी मार्च में मनाई गई। और दूसरा आईवे को 22 साल होने लगे हैं, तो 22nd ईयर कंप्लीशन है आईवे का। इस जर्नी के बारे में हम आज बात करेंगे, कुछ यादें आप लोगों के साथ साझी करेंगे। जो सर, बहुत बहुत स्वागत रेडियो उड़ान पर। नमस्कार दानिश, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें आज बुलाया और इस बहुत ही यादगार और नॉस्टैल्जिक क्षण आपके साथ बिताने में मुझे बहुत खुशी हो रही है। कब आपके जहन में आया था कि हमें सोशल एक्टिविज्म करना है? क्योंकि उस समय पे तो जॉब्स मिल रही थी और आप तो बहुत अच्छे कॉलेज से पढ़े हैं, क्वालिफिकेशन आपकी बहुत है, तो इंस्टेड ऑफ डूइंग अ जॉब ये माइंड में कब आया कि मुझे डिसेबिलिटी एक्टिविज्म में जाना है? दिल्ली यूनिवर्सिटी से हमारा मास्टर्स कंप्लीट हुआ था 1981 में, 1981 में, और करीब 9 साल मैं एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री में काम किया। मैं ASP नाम का कंपनी था, जो बिरला के एडवर्टाइजिंग कंपनी था, वहाँ पर हमारा प्रोफेशनल जर्नी शुरू हुआ था। और फिर 1985 to 88 मैं ओगिलवी, बेंसन एंड मेदर, जो देश के तीसरा सबसे बड़ा एडवर्टाइजिंग कंपनी था, वहाँ पर हम मुंबई में 3 साल काम किया। और फिर मैं वापस दिल्ली आया था। सन 86 में हमारा शादी हुआ था। उसके बाद बॉम्बे में टिकना थोड़ा मुश्किल हो गया था हमें, क्योंकि घर हमें बहुत दूर मिल गया था और फिर आधा जिंदगी बस और ट्रेन में था। तो हमने बोला कि हम दिल्ली वापस आएंगे। तो 88 में हम दिल्ली वापस आए और हमारे पुरानी कंपनी में 1 साल के लिए काम किया, जो ASP। उस दौरान मुझे मौका मिला एक ब्लाइंड स्कूल विजिट करने के लिए। ये मेरे ज़िंदगी में पहली बार था जब मैं एक ब्लाइंड स्कूल विजिट किया, क्योंकि मेरे वाइफ जो है, हम लोग अपने पहला बच्चे का इंतज़ार कर रहे थे और उन्होंने कहा मैं घर में बैठी हूँ, तो मैं ब्रेल सीखना चाहता हूँ ताकि अपने फ्री टाइम में मैं कुछ किताबों को ट्रांसक्राइब करूँ। तो हम लोग एक ब्लाइंड स्कूल विजिट किया और जाहिर है कि हमने महसूस किया कि जो ब्लाइंड लोगों को, ब्लाइंड बच्चों को जो शिक्षा मिल रही है और जो एजुकेशन सिस्टम्स है, क्वालिटी ऑफ फैसिलिटीज़, क्वालिटी ऑफ फैकल्टी वगैरह जो है, वो देख के मुझे थोड़ा अचरज हुआ, मुझे थोड़ा गुस्सा भी हुआ, क्योंकि जिस तरह का एजुकेशन मुझे मिला था जब मैं उसका तुलना किया, तो मुझे लगा कि ये बहुत ही क्वालिटी में बहुत फ़र्क है। और मुझे
अपने आप को, आई जस्ट फेल्ट आई वाज वेरी लकी टू हैव हैड द एजुकेशन एंड द अपॉर्चुनिटीज इन माय लाइफ। तो उस वक्त हमने मेरे वाइफ से कहा कि हम अभी दोनों जवान हैं और आइडियाज हैं, हमारे नेटवर्क्स हैं, तो हम ये इस्तेमाल करके क्यों ना हम जैसे लोगों कि मुझ जैसे लोगों के साथ काम करें, ताकि थोड़ा जागरूकता लाए, थोड़ा अवेयरनेस लाए और थोड़ा सेंसिटिविटी लाए, और फिर कुछ इंटरेस्टिंग काम करे, ताकि ब्लाइंड लोगों का जिंदगी में भी पॉजिटिविटी और पॉसिबिलिटीज हो। तो ये सोच के हमने डिसाइड किया कि हम ये सोशल स्पेस में उतरेंगे, और ये भी सोचा कि अक्सर लोग रिटायर होने के बाद सोशल वर्क या सोशल एक्टिविज्म की तरफ नज़र डालते हैं। तो हमने सोचा कि हमें मालूम नहीं कि हम अगर जब 60 साल के होंगे या 65 साल के होंगे तो हमारा खुद का स्वास्थ्य क्या होगा और हमारा स्टेटस क्या होगा, उस वक्त कुछ मालूम नहीं था। तो हमने बोला जब हमारे में आइडियाज़ हैं, हेल्थ हैं और स्टेमिना है, यही वक्त है कि हम कुछ कर सकते हैं, मीनिंगफुल काम कर सकते हैं। तो वो था हमारा सोशल स्पेस में पहला कदम। और हमें वैसे मालूम नहीं था कि हमें क्या करना था, क्योंकि इस सेक्टर के बारे में मेरा जानकारी बिल्कुल ज़ीरो था। तो मैं अपना नौकरी छोड़ा और फ्रीलांस काम शुरू किया। छोटे छोटे एडवर्टाइजिंग एजेंसीज में मैं असाइनमेंट्स लेना शुरू किया। और मेरे वाइफ जो है वो एक हॉर्टिकल्चरिस्ट है, तो वो गार्डन्स डिज़ाइन करना, वो मेरिडियन होटल में उनको एक नौकरी मिला एज ए लैंडस्केप आर्किटेक्ट के साथ। तो वहाँ पर उन्होंने अपना काम शुरू, तो घर का आटा चक्की चल रहा था। पर हमने ट्रैवल किया, लोगों से मिले, गवर्नमेंट में लोगों से मिले, कई एनजीओस में लोगों से मिले, ये पता करने के लिए कि इस क्षेत्र में क्या काम हो रहा है। और इसी दौरान मैं देहरादून गया था, NIVH। वहाँ पर मैंने पहली बार ब्लाइंड बच्चों को क्रिकेट खेलते हुए देखा। और बचपन में मुझे क्रिकेट का जुनून पकड़ लिया था और मैं एक फास्ट बॉलर बनना चाहता था, क्योंकि इंडिया के पास कोई फास्ट बॉलर था नहीं उस वक्त। पर जैसे उम्र बढ़ते गए और मुझे महसूस हुआ कि मेरे जैसे आंखों के साथ, with my kind of eyesight, cricket was not an option. So with a heavy heart I had to say goodbye to cricket. पर जब हमने ये बच्चों को क्रिकेट खेलते हुए देखा, हमारे दिमाग में फिर वो फास्ट बॉलर का जो जुनून है पैदा हुआ। और मैंने देखा कि ब्लाइंड बच्चे एक तो क्रिकेट खेल रहे थे, मज़ा ले रहे थे, स्किल्स था। दूसरी बात मैंने महसूस किया कि स्पोर्ट जो है वो बहुत ही इट्स अ वेरी पावरफुल टूल फॉर एक्वायरिंग स्किल्स एंड बिल्डिंग पर्सनालिटी। व्यक्तित्व को उभारना और स्किल्स प्राप्त करना में एक बहुत ही इफेक्टिव प्लेटफॉर्म है। और तीसरी बात, भारत जैसे देश में जहाँ पर क्रिकेट एक धर्म है, एक रिलीजन है, यहाँ पर जब ब्लाइंड बच्चों को क्रिकेट खेलते हुए देखेंगे, लोगों का परसेप्शन भी बदल सकते हैं। और फिर हमने ये भी जाना कि ये गेम जो है वर्ल्ड कप के लेवल तक जा सकता है। तो ये सोच के मैंने अपने वाइफ से कहा कि हमारा पहला प्रोजेक्ट तो हो ये क्रिकेट फॉर द ब्लाइंड का होगा। और पहला राष्ट्रीय चैंपियनशिप हमने दिल्ली में आयोजन किया था, टाटा स्टील चैलेंज कप। ये स्पॉन्सर्ड बाय टाटा स्टील। और हमने ये भी सोचा था कि ये क्रिकेट जो है इट शुडंट बी डन थ्रू डोनेशंस एंड चैरिटी, क्योंकि क्रिकेट हम प्रमोट कर रहे हैं एबिलिटी को प्रमोट करने के लिए, एंड पीपल शुड सपोर्ट द एबिलिटी रादर देन द डिसेबिलिटी। तो sponsorship recognizes the ability while charity is a response to disability. तो Right. ये सोच के हमने अपना जर्नी शुरू किया। तो ये था हमारा शुरुआत। But how hard it was to organize a World Cup for the blind? देखिए, उस वक्त ये पैरालंपिक्स या पैरा गेम्स या स्पोर्ट्स जो विकलांग लोगों के लिए जो स्पोर्ट्स है, ये तो बहुत ही सीमित था, स्कूलों में था। BRA जो था वो एनुअल एथलेटिक्स मीट करते थे, बट सीमित, और कुछ चेस टूर्नामेंट्स इधर उधर होते थे। तो शुरुआत में जब मैंने कहा कि ये नेशनल क्रिकेट टूर्नामेंट करूंगा मैं, तो लोग हंस रहे थे और लोग भी सोचा कि ठीक है, ये नया नया आया है तो ये बोल रहा है तो बोलने दो। सो एंड देन द मेन थिंग वाज कि करीब हमें 2.5 लाख का पैसा चाहिए था ये नेशनल टूर्नामेंट आयोजन करने के लिए। और क्रिकेट फॉर द ब्लाइंड सपोर्ट करने के लिए कोई आगे नहीं आ रहा था। तो बहुत मुश्किल था। करीब 6 महीने मैं इधर उधर घूमा और
ये स्पॉन्सरशिप इकट्ठा करने का प्रयास किया। सो स्पॉन्सरशिप वाज द बिगेस्ट चैलेंज। स्पोर्ट्स फॉर द ब्लाइंड या क्रिकेट फॉर द ब्लाइंड और ब्लाइंड लोगों के साथ जो एक्टिविटीज था, दे वर ऑल सीन एज सोशल वर्क, दे वर ऑल सीन एज हैंडीकैप चैरिटी। एंड जब हम क्रिकेट फॉर द विजुअली इम्पेयर्ड या क्रिकेट फॉर द विजुअली चैलेंज बोलते थे, तो लोग बोलते थे कि ये विजुअली चैलेंज होता क्या था। तो लोगों जब हम चैलेंज कप क्रिकेट फॉर द ब्लाइंड नहीं, उसके जगह पर क्रिकेट फॉर द विजुअली इम्पेयर्ड या विजुअली हैंडीकैप जब लिखते थे, तो लोग पूछते थे हम कोई हैंडीकैप लोगों को नजर नहीं आ रहा है, सब लोग तो चल रहे हैं। तो इट वाज द व्हील चेयर एंड क्रचेस काइंड ऑफ इमेज जो लोगों के दिमाग में था जब हम दिव्यांगता या विकलांगता के बारे में बोलते थे। सो फर्स्ट थिंग चैलेंज वाज टू गेट स्पॉन्सरशिप। हमारे साथ थोड़ा भाग्य भी अच्छा, आई हैड सम लक बिकॉज मुझे रूसी मोदी से मिलने का मौका मिला, तो उन्होंने कहा कि हम आपको सपोर्ट करेंगे। तो वहाँ से हमारा जर्नी शुरू हुआ। फिर माधवराव सिंधिया जी आए, वो इनॉग्रेट किया, और उसी दौरान राजीव गांधी साहब से भी मिला एंड ही केम फॉर द फाइनल्स। तो अच्छे तस्वीर आए, और वो जब एल्बम में डाल के लोगों को दिखाया तो थोड़ा लोग पिघल गए और कहे कि हाँ ये कुछ हो रहा है। देयर वाज सम काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग। बट सही मानव में रिकग्निशन और थोड़ा मोमेंटम तब शुरू हुआ जब 1993 में मुझे संस्कृति अवार्ड मिला। ये दिस इज एन अवार्ड फॉर यंग लीडर्स जो प्रॉमिस करते हैं। तो मेरे साथ और भी लोग थे, जिनको 5 लोगों को मिला था, जिसमें राघव बहल जो टीवी 18 का जो शुरुआत किया था, फिर एक गुंडेचा ब्रदर्स थे जो ध्रुपद संगीत का महारत है, उनको मिला था, एंड देन देयर वर कपल ऑफ अदर्स। सो जब मुझे संस्कृति अवार्ड मिला, इसलिए मिला क्योंकि मैंने कहा 1993 में कि 5 साल बाद हम वर्ल्ड कप करेंगे। तब मीडिया वाले आ गए और फिर इंटरव्यूज काफ़ी हुआ संस्कृति अवार्ड के साथ साथ। एंड देन आगे चलकर हमने वर्ल्ड ब्लाइंड क्रिकेट काउंसिल का स्थापना किया 1996 में, जहां पर 7 देशों का रिप्रेजेंटेटिव्स आए थे। फिर वर्ल्ड कप हुआ 1998 में। ये तो हम बोलने में तो बहुत आसान है, सुनने भी बहुत आसान लग रहा है, बट दोज डेज वर एक्सट्रीमली टफ बिकॉज लोग। तो कांटेक्ट कैसे किया आपने फॉरेन में ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, उनको लाना, इतना खर्चा करना? पहला कदम था, मैंने जब 1994-5 में, हमने 5 में था मेरे ख्याल से, मैंने जो क्रिकेट प्लेइंग नेशंस हैं वहाँ के जो हाई कमीशंस हैं उन सबको मैंने फैक्स किया। और अब मानेंगे नहीं, जब मैंने ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन को फैक्स किया, ये करीब 6 बजे था सवेरे, और करीब 15 मिनट में वहाँ से रिटर्न फैक्स आया ये कहते हुए कि हमने ऑस्ट्रेलिया में जो ब्लाइंड स्पोर्ट्स का जो संस्था है उनको हमने आपका फैक्स को फॉरवर्ड किया है। एंड देन ऑस्ट्रेलिया से एक कॉल आया ये कहते हुए कि जो ऑस्ट्रेलियन ब्लाइंड क्रिकेट काउंसिल है वहाँ का जो सेक्रेटरी आधा घंटे बाद मुझे फ़ोन करेंगे। तो आधा घंटे बाद उन्होंने फ़ोन किया, तो उन्होंने कहा कि आप क्या वर्ल्ड कप करने चाहते हैं? तो हमने बोला हाँ। तो उन्होंने बोला क्या हमारा जो अक्टूबर में हमारे यहाँ पर एक हमारा जो ABCC का जो जनरल बॉडी मीटिंग होने वाला है, क्या आप आके हमसे मिल सकते हैं सिडनी में? तो मैंने बोला हाँ। उस वक्त मैंने जोश में बोल दिया हाँ, पर मुझे मालूम नहीं कि मैं वहाँ तक कैसे पहुँचूंगा, क्योंकि एयर टिकट चाहिए था, फिर ऑस्ट्रेलिया वगैरह में खर्चा कौन देगा। तो हमने बोला ठीक है। तो हमने ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर को दोबारा फैक्स भेजा कि ये ऑस्ट्रेलिया वाले हमें वहाँ बुला रहे हैं, हमारे पास पैसा नहीं है, तो आपके पास कोई उपाय है? तो उन्होंने मुझे फ़ोन करके बोला कि यहाँ पर एक इंडिया ऑस्ट्रेलिया प्रमोशन काउंसिल है, आप उनको मिलो, उनसे मिलो और उनको आपका प्रस्ताव रखो। तो मैंने उनसे मिला, प्रस्ताव रखा, और उन्होंने मुझे 35,000 रुपये दिया टिकट खरीदने के लिए। और फिर कोको कोला जो हमारा ब्लाइंड क्रिकेट का यहाँ का स्पॉन्सर्स था, उन्होंने 10,000 रुपये दिया। उन्होंने बोला आप ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स खरीदो, और हम पहुँच गए ऑस्ट्रेलिया। और वैसे भी मुझे बोलने का आदत है, और अंग्रेज़ी बोलना वैसे भी आदत है, तो मैंने उनको
वर्ल्ड कप का कहानी सुनाया, मेरा जो एस्पिरेशंस उनको सुनाया, और वो लोग सब बोला कि बहुत ही बढ़िया आइडिया है। तो हम लोग उस दिन डिसाइड किया कि हम लोग जो बाकी देश है उन सबको हम पिकअप करके सितंबर 96 में इंडिया में एक कॉन्फ्रेंस करेंगे। तो फिर हमने ये इंग्लैंड का जो है ब्रिटिश ब्रिटिश एयरवेज ने मुझे टिकट दिया इंग्लैंड जाने के लिए। और फिर इसी प्रकार ऑस्ट्रेलिया वाले ने न्यूजीलैंड को कांटेक्ट किया, मैंने फिर साउथ अफ्रीका को, पाकिस्तान से लोग आ गए, और श्रीलंका के, सो हम लोग 7 देश के लोग मिले सितंबर 1996 में। उस दौरान हमने इंटरनेशनल रूल्स को स्टैंडर्डाइज किया। फिर वर्ल्ड ब्लाइंड क्रिकेट काउंसिल का स्थापना किया, जिसका उन्होंने यूनानिमसली मुझे चेयरमैन इलेक्ट किया। और फिर हमने, सबसे मुश्किल बात ये थी कि बॉल कौन सा इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि 4 अलग अलग बॉल थे। इंग्लैंड का बॉल अलग था, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का बॉल अलग था, इंडिया श्रीलंका का बॉल अलग था, पाकिस्तान का बॉल अलग था। तो बहस करीब 1.5 दिन बॉल के ऊपर ही बहस हुआ। फाइनली मैंने कहा कि ऐसा बॉस ऐसा है कि हम लोग यहाँ मिले हैं वर्ल्ड कप करने के लिए, इंटरनेशनल क्रिकेट करने के लिए। अगर हम अपने अपने बॉल्स के बारे में डिस्कस करते हुए बैठेंगे तो वर्ल्ड कप होने वाला नहीं है। तो ये सुन के न्यूजीलैंड का बंदा उठा और कहा कि हमें वर्ल्ड कप खेलना है, और उन्होंने प्रस्ताव किया कि हम लोग इंडिया के बॉल से खेलेंगे। और मैंने ये भी कहा कि अगर आगे जाके हमें बॉल बदलना है तो हम डिस्कस करके इवॉल्व कर सकते हैं, बट लेट अस स्टार्ट द मूवमेंट। राइट। तो ये था शुरुआत। एंड आफ्टर दैट वी हैवंट लुक बैक। इट हैज बीन, मैं 3 वर्ल्ड कप्स में इन्वॉल्व था। राइट। पहला 98 में जो दिल्ली में हुआ कनिष्का वर्ल्ड कप, दूसरा चेन्नई में हुआ था पेट्रो वर्ल्ड कप, और तीसरा वर्ल्ड कप हुआ था पाकिस्तान में, जो इस्लामाबाद में हुआ था। उस समय गोरों से मिलने का शौक था, फोटो खिंचवाने का, उनसे मिलने का, जैसे ट्रेडिशनली इंडियाज का रहता है, जब कोई भी अंग्रेज दिख जाता है तो वी गेट वेरी फैसिनेटेड। तो आप में भी था जब आप ऑस्ट्रेलिया पहुंचे? नहीं नहीं, लोग मेरे साथ फोटोग्राफ्स लेना चाह रहे थे। बढ़िया। जब हम पहली बार गए थे ऑस्ट्रेलिया, तो मुझे एक मौका मिला स्टीव वॉ से भी मिलने के लिए सिडनी में, क्योंकि हमारे कॉन्फ्रेंस के बाद हम गए थे एक बैंक्सटाउन ओवल, जहाँ पर स्टीव और मार्क वॉ खेलते थे। तो वहाँ पर एक मैच हो रहा था, तो वहाँ पर ब्लाइंड क्रिकेट का भी एक डेमो गेम हुआ था। और उस दौरान हमारा मुलाकात हुआ था माइकल स्लेटर, ग्रेग मैथ्यूज, लेन पेस्को, स्टीव वॉ, इन सब के साथ मुलाकात कैसा हुआ था। एटीट्यूड था उन लोगों का? वेरी फ्रेंडली पीपल, ओपन एंड फ्रेंडली। अच्छा, फर्स्ट टाइम जब आप ऑस्ट्रेलिया गए, यही तो अब फर्स्ट टाइम आपने, था। हाँ, तो जब आप फर्स्ट टाइम गए, इसी जिस टूर की हम बात कर रहे हैं, जी, तो वहां जाके आपने, इंडिया को अगर हमने कंपेयर करना है डिसेबिलिटी राइट्स उस टाइम के, तो जी। आपने जाके क्या चीजें देखी जो इंस्टेंटली आपके माइंड में आई, यार यहाँ तो दुनिया ही अलग है, यहाँ तो चीजें ही अलग है? कुछ ऐसा था वहां? क्या डिफरेंसेस थे? बिल्कुल। जब आप, पहली बात ये था कि जब आप रोड क्रॉस करते थे, तो जब आप रोड के बगल में ठहरे हैं एज अ पेडेस्ट्रियन, इमीडिएटली गाड़ियां रुकती थी आपके लिए, आप क्रॉस कर लो। ये आप ब्लाइंड हो या आम व्यक्ति हो, ये आम बात था सबके लिए। वो वहाँ पर एक ट्रेडिशन है कि सभी गाड़ियां रुकती थी और फिर आप पेडेस्ट्रियंस क्रॉस करते थे। वो पहला चीज मैंने देखा। दूसरी चीज है कि हर क्रॉसिंग पे जो ट्रैफिक लाइट था, उसमें एक बटन हुआ करता था। तो जब आपको क्रॉस करना है तो वो आप बटन को दबाएंगे, तो फिर वो बटन आवाज करता है, डुक 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 डुक। उसका मतलब आप क्रॉस कर सकते हैं। सो दिस वाज देयर इन एवरी ट्रैफिक लाइट अक्रॉस सिडनी। दूसरी बात मैंने देखा कि जो भी मैं ब्लाइंड व्यक्तियों से मिला, सभी लोग कुछ ना कुछ, जिनसे मैंने मिला, ये नहीं कह रहा हूँ कि ऑस्ट्रेलिया में अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट होगा शायद, बट वहाँ पर एक बंदा था जिनसे मिला, वो ट्रैफिक पुलिस में काम कर रहा था। दूसरा बंदा था, वो गवर्नमेंट में काम कर रहा था। ब्लाइंड तीसरा ट्रैफिक बंदा, पुलिस में? ट्रैफिक पुलिस में, he was not a traffic policeman, but he was working in the traffic Okay. police, this one. And then कोई और था जो किसी फैक्ट्री में था, काम कर रहा था। एक और बंदा था जो किसी ब्रिस्बेन में किसी अकाउंटिंग फर्म में काम कर रहा था। So they all seem to be doing some work or the other, and
तीसरी बात मैंने देखा कि जो मीटिंग का जो इट टुक मी सम टाइम टू गेट यूज्ड टू इट, एक ऑर्डर था, एक डिसिप्लिन था, यू नो, जहाँ पर 20 लोग बैठे हैं टेबल के सामने, जब एक बंदा बोल रहा है तो बाकी लोग सब चुप बैठते थे, अगर बोलना भी है तो। ऐसा नहीं था कि कोई बोला, हमने लगा कि वो गलत बोल रहा है तो मैंने बीच में बोलना शुरू किया। ऐसा नहीं है। देयर वाज अ डिसिप्लिन एंड अ कर्टसी कि कोई बोल रहा है तो हमारा काम है सुनना, और उसके बाद एक नियोजित तरीके से डिस्कस करना। और एक बार एक पॉइंट मीटिंग में डिस्कस हो चुका है, डिसीजन ले लिया है, उसके बाद हम अगले पॉइंट पे जाएंगे, फिर वो पीछे वाला पॉइंट पे हम वापस लौट के नहीं आएंगे। सो इट वाज अ लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर मी कि मीटिंग कैसे कंडक्ट होता है, एंड मीटिंग में जो डिस्कशंस का जो डिसिप्लिन कैसा होता है। अच्छा, तो ये दैट चीज वाज, आपने नहीं बताई है। मतलब हाँ, यहाँ पे तो इंडिया में ये बताया गया हमें, जब हम एक्टिविस्ट बनने के राह पे थे तो हमें ये बताया गया कि जो एक चीज इंडिया में बढ़िया है एज कम्पेयर हम्म, टू वेस्ट, कि हम्म, वहां पे इंडिया में एम्प्लॉयमेंट ज्यादा है, वहां एम्प्लॉयमेंट नहीं है। वहां पर सोशल सिक्योरिटी है, तो उसके बेस पे ही लोग जीते हैं। वहां पे एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलती। तो आप कह रहे हैं कि उस टाइम पे लगभग जिन लोगों से आप मिले उन सबके पास एम्प्लॉयमेंट थी उस ये टाइम पे, जिनसे मैं, 80s हाँ, में। जिनसे मैंने मिला, हाँ, ये 1995 में था। 1995 में। बट वहाँ पर सोशल सिक्योरिटी भी है, पर ये सोशल सिक्योरिटी मुझे ज़्यादा इंग्लैंड में नज़र आया। ऑस्ट्रेलिया में जिन जिन जो भी क्रिकेट से जुड़े हुए थे कुछ ना कुछ काम कर रहे थे। एंड और जो दूसरी बात मैंने देखा कि वहाँ पर ये जो यू नो कई लोग थे जो ब्लाइंड क्रिकेट से जुड़े हुए थे, बट दे वर इन्वॉल्व विद, दे वर नॉट ब्लाइंड, दे वर नॉन ब्लाइंड पीपल ऑल्सो। हम्म। तो एक जो बंदा अंपायर था, हम्म। वो उनका प्रोफेशन था, ही वाज अ बुचर, यानी कि एक कसाई था, हम्म। यू नो। बट ब्लाइंड क्रिकेट जब वीकेंड्स में होते थे तो वो अंपायर करने के लिए आता था। और यही बंदा इंडिया में जब पहला वर्ल्ड कप हुआ था तो फाइनल्स में वो भी अंपायर था, एक फाइनल्स में अंपायर था वो। सो यू नो, एंड वो जो डिग्निटी ऑफ लेबर जो है, दैट हम्म। वाज समथिंग व्हिच वाज वेरी वेरी एविडेंट। यहाँ पर अगर कोई कसाई हमसे मिलने आते तो देन वी आर देयर इज अ सोशल राइट। क्लास सिस्टम जो आता है। तो वहां पर ऑस्ट्रेलिया में मैंने देखा कि दिस क्लास, एंड ये इंग्लैंड और यूएसए में भी यही है कि पीपल लुक एट ईच अदर विद रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी। तो एंड इंडिया में जब आप एस्टेब्लिश हो रहे थे, जी, दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस का सपोर्ट था या लेग पुलिंग ज्यादा थी कि नया बंदा कैसे एस्टेब्लिश हो रहा है? जब मैंने पहली पहली बार इस क्षेत्र में एंटर किया तो लोग ने कहा कि अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो लोग आपको खींच के नीचे कर देंगे, दबा देंगे। हम्म। तो जब मैंने कहा कि मैं क्रिकेट फॉर द ब्लाइंड का नेशनल्स करना चाहता हूँ, तो लोगों ने कहा कि ये तो पागल आदमी है, क्या क्रिकेट फॉर द ब्लाइंड करेगा। जब लोगों को महसूस हुआ कि ये एक बड़ा प्रोजेक्ट है और वर्ल्ड कप होने वाला है, तब तक बहुत लेट हो गया था, हम निकल चुके थे ऑलरेडी, पेविलियन से निकल चुके थे और मैदान में आके स्ट्रोक्स खेल रहे थे। सो बट यू आर राइट, अगर मैं कोई ब्लाइंड स्कूल शुरू करता था या कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू करता था तो हो सकता था कि मुझे दबाया जाता। बट इट्स सो हैपन दैट ये लोगों ने क्रिकेट इतना बड़ा होगा किसी ने सोचा नहीं था। बिल्कुल। कोई कल्पना भी नहीं किया कि ये एक वर्ल्ड इवेंट हो सकता है। सो दिस इज एज बिग एज द पैरालंपिक्स, जो पैरालंपिक्स आजकल हो बिल्कुल। रहा है, दिस वाज क्रिएशन ऑफ समथिंग लार्ज लाइक दैट। तो फिर एंड छोड़ा क्यों आपने? आज रिग्रेट होता है आपको नहीं 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 कि नहीं नहीं नहीं, ये जब आप 3 वर्ल्ड कप कर चुके हैं उसके बाद सच बोलो तो मुझे नए चैलेंजेस का तलाश था, मुझे कम्युनिकेशन में कुछ करने का अरमान था, और मुझे क्रिकेट से एक थोड़ा बोरियत भी होना शुरू हुआ था। और बट आज तो पैसा भी है, मुझे स्पॉन्सरशिप भी है। नहीं, वो तो ठीक है। तो मुझे ये भी समझ में आ रहा था कि when you promote something, there is a point of time when you are the creator, but there is also a point of time when you become a stumbling block, क्योंकि जब गेम आपसे बड़ा हो जाता है, and every cause is much bigger than this creator or the starting point. So and then अगर खेल आपके साथ बंद हो जाता है
तो फिर आप शुरू करने का कोई फायदा नहीं। आई वांटेड टू सी दिस गेम इवॉल्व इन माय लाइफ टाइम, एंड तो अभी आज मुझे भरोसा है कि 15 साल बाद, 25 साल बाद ये खेल और भी बड़ा हो जाएगा। आपने छोड़ा या छोड़ने पे मजबूर किया लोगों ने? नहीं, मैंने जब मैंने छोड़ा था, क्योंकि स्कोर फाउंडेशन मैंने सेटअप किया था, हमारा रेडियो कार्यक्रम वगैरह शुरू हो गया था 2005 में। 2008 में हमने छोड़ा था, क्योंकि वो जो और तब ये महांतेश जो था वो 1990 से वो हमारे टूर्नामेंट्स में खेलते थे वो। और जब 1998 में उन्होंने अपना संस्था शुरू किया, समर्थनम ट्रस्ट, so I just found that he was a very promising guy, काफी educated, good communication and good organizer. तो मैंने उनसे पूछा कि 2006-07 में उनसे पूछा कि ये would you be interested in taking this forward? तो उन्होंने बोला कि अगर आप इजाजत देते तो हम I like to, but he said why don't you continue to be the chairman? So मैंने बोला कि I like to have a clean break because I am planning to do something new. And something new was Project Highway. और प्रोजेक्ट हाईवे का भी जो जन्म का पीछे कहानी ये है कि क्रिकेट के दौरान मुझे मौका मिला देश भर घूमना, अलग अलग क्षेत्रों से ब्लाइंड लोगों से मिलना, उनके फैमिलीज से मिलना, अलग अलग स्कूलों में जाना, अलग अलग गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से लोगों से मिलना, अलग अलग कई जगहों पर पॉलिटिशियन से मिलना, स्पॉन्सर्स से मिलना। और उस वक्त मुझे महसूस हुआ कि द एक्चुअल प्रॉब्लम जो दृष्टिबाधित लोग फेस करते हैं वो ब्लाइंडनेस नहीं है, लोगों का सोच है। लोग जानते नहीं है, उनका अनजान है। और इससे जो हम जानते हैं, हमारा एटीट्यूड उसी जो हमारे जानकारी से ही इवॉल्व होता है। तो मुझे लगा कि जानकारी को डिस्ट्रीब्यूट करना बहुत बहुत ज़रूरी है, लोगों को जानकार बनाना है ताकि देयर एटीट्यूड्स कैन चेंज। एंड दिस वाज समथिंग, एंड मेरा प्रोफेशनल ट्रेनिंग इज आल्सो इन कम्युनिकेशन एडवर्टाइजिंग में मैंने 10 साल बिताए हैं। और बट एक बड़ा मुश्किल चीज होती है कि आपने एक ब्रांड को सेटअप किया, तो उस ब्रांड से निकल जाना पीक पे, जब आपने 3 वर्ल्ड कप किए, आपका नाम एसोसिएटेड है, यू आर अ फादर ऑफ ब्लाइंड क्रिकेट इन इंडिया, तो उसके बाद उसको गिव अप कर देना, क्या इसके पीछे कुछ और वजह भी थी कि उस तरह की स्पॉन्सरशिप नहीं आ रही थी, या जिस तरह की फेमिलियरिटी आप चाह रहे थे कि फेमस हो वो नहीं हो रहा था? तो what were the reason you get fed up? So there are 2-3 things which drive me. One is I'm a free spirit. दूसरी बात, I'm a creative person. I don't like managing people. Number 3 is I get tired of things after it reaches a certain stage. I like to start something new. इस वक्त I'm looking around for a COO to take over Core Foundation. और इसका बहुत बड़ी बात बोल रहे हो आप। और इसका मतलब सिर्फ ये है कि अगले 3 साल में I would be on a new project. So meaning अभी से मैं धीरे धीरे शुरू करूंगा, but I'm giving myself 3 years to withdraw from Score Foundation because Highway should continue without me. Like Cricket for the Blind is continuing without me. Highway also should continue without me. And hopefully life will still be there and I can start a new third brand. You want to complete 25 year of Highway and then you want to get retired? No, 25 का कोई मतलब नहीं है. Moment I find the right person, I will start something new. तो लौट के आते हैं हाईवे पे, आप बता रहे थे, तो उस समय ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी जो आपने बोली, और रेडियो उड़ान शुरू करने का भी यही कारण था कि जानकारी का अभाव मैंने भी फेस किया। तो उस समय जबकि ज्यादातर मांग होती थी स्कूल खोले जाएं, ट्रेनिंग सेंटर खोले जाएं, तो आपने क्रिकेट को एस्टेब्लिश कर दिया, अब आप हाईवे में आ गए। तो उस समय भी आपको लगा नहीं कि मुझे इंस्टीट्यूट खोलना चाहिए? तो ये बड़ा नया कॉन्सेप्ट आप लाए थे रेडियो प्रोग्राम्स का, तो इसकी जर्नी कैसे शुरू, इसके पीछे की क्या स्टोरी? एक तो हमने 2002 में स्कोर फाउंडेशन को रजिस्टर किया, और हमने, मेरा एक मित्र था सलील चतुर्वेदी, आप उनसे मिले होंगे, अभी आजकल गोवा में रहते हैं, ही इज ऑन अ व्हील चेयर।
सो हम लोग आपस में बातें करते हैं एंड वी स्टिल कंटिन्यू टू हैव कॉन्वर्सेशंस। तो जो आइडियाज थे मेरे, एक और बात मैं बोलना भूल गया, ये कि 1998 के बाद, वर्ल्ड कप के बाद, ब्रिटिश एयरवेज ने दैट इनवाइटेड मी फॉर अ कॉन्फ्रेंस जो ब्रिटिश काउंसिल में हुआ था, जहाँ पर इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में चर्चा हो रहे थे। तो स्कूल के कई, दिल्ली के कई स्कूलों से प्रिंसिपल्स वगैरह आए थे वहाँ पर, एंड आई वाज इनवाइटेड एज द कीनोट स्पीकर। और वर्ल्ड कप ताज़ा ताज़ा हुआ था, तो आई वाज शोइंग देम द पोस्टर जो हमने वर्ल्ड कप में किया था। और हमारा मैस्कॉट वर्ल्ड कप का था एक, इट वाज अ टाइगर कब wearing dark glasses and pads and holding a bat, and we called him गुलू। तो टाइगर कप का मतलब यही था कि हर व्यक्ति में एक छोटा सा टाइगर कब है, एक छोटा सा शेर है, और we as a family of people should allow that tiger cub to grow into a full-fledged tiger। हम सब टाइगर्स हैं और हमें वो मौका मिलना चाहिए। वी नीड टू गिव दैट स्पेस फॉर दिस टाइगर टू इवॉल्व। सो क्रिकेट फॉर द ब्लाइंड का ये वर्ल्ड कप का ये मैस्कॉट यही था कि देयर इज अ टाइगर इन एवरीबडी, अलाउ द टाइगर कप टू ग्रो इनटू अ फुल फ्लेड टाइगर। तो मैंने अपना भाषण इससे शुरू किया, और देन आई स्पोक अबाउट माय ओन जर्नी इन अ मेन स्ट्रीम स्कूल, क्योंकि मेरा एजुकेशन पूरी तरह से मेन स्ट्रीम में हुआ था। एक ज़माने में जहाँ पर इंक्लूसिव एजुकेशन का लफ्ज़ और द टर्मिनोलॉजी वाज़न्ट देयर। I studied in a Kendriya Vidyalaya, and I studied in Frank Henry Public School. I studied in Tiny Tots Lamartine School, Lucknow, then St. Stephen's College, Delhi. तो मैंने अपने अनुभव सारे और जो मेरे सपोर्ट सिस्टम्स थे इसके बारे में बात किया। सो इस कॉन्फ्रेंस के बाद जो ब्रिटिश एयरवेज का जो एक्सटर्नल अफेयर्स का जो डायरेक्टर था, वो मेरे पास आके कही कि वी वुड लाइक टू वर्क विथ यू। सो उस वक्त मैंने कहा कि आई वुड लाइक टू ट्रैवल अराउंड, बिकॉज आई फाइंड दैट वन ऑफ द बिगेस्ट स्ट्रेंथ्स आई हैव इज माय कम्युनिकेशन स्किल्स, एंड आई वुड लाइक टू डू वर्कशॉप्स इन कम्युनिकेशन स्किल्स विद ब्लाइंड पीपल अक्रॉस द कंट्री। तो उन्होंने कहा वी विल सपोर्ट यू। तो उस दौरान मैंने करीब 60 ऐसे वर्कशॉप्स किए देश के अलग अलग कोने पे। सो क्रिकेट के साथ ये भी एक मौका था मुझे ब्लाइंड लोगों के साथ घुल मिलने के लिए। और जो मेरा सोच था कि ब्लाइंडनेस इज नॉट द रियल प्रॉब्लम, इट इज द माइंडसेट, यहाँ से वो कंफर्म हुआ। तो हमने कहा कि लेट अस ओपन अ प्रोजेक्ट जहाँ पर हम जानकारी बांटेंगे, वी विल डिसेमिनेट इंफॉर्मेशन। तो ये हमने शुरू किया था 2002 में। सो वी स्टार्टेड विद अ वेबसाइट iway.org, एंड जब ये वेबसाइट लॉन्च हुआ तो हमें महसूस हुआ कि इंडिया में जिस स्टेज पे था हम उस वक्त 2002 में, there was not much scope for a website at that stage, क्योंकि ज़्यादातर ब्लाइंड लोग उस वक्त वेबसाइट वगैरह एक्सेस नहीं कर रहे थे। तो वी सेड क्या करें, वी वर थिंकिंग। देन हमने एक मैगजीन शुरू किया, बियॉन्ड द आई, जो प्रिंट में था। बियॉन्ड द आई यानी आई वॉज द लेटर आई, बियॉन्ड अस, दैट वाज द कॉन्सेप्ट, गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। तो वो बियॉन्ड द आई मैगजीन हमने ब्रेल में किया था, प्रिंट में किया था, ई टेक्स्ट में किया था। और उसी दौरान मेरा मुलाकात हुआ था, एक मैडम थी जो राजीव गांधी फाउंडेशन में काम कर रही थी। तो उन्होंने मुझे सुना था कई कॉन्फ्रेंसेस में प्रेजेंट करते हुए, तो उन्होंने मेरे पास आके कहा कि हम आपके साथ प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, कोई आइडिया है तो बताइए, कोई इनोवेटिव आइडिया। तो मैंने कहा कि मैं एक रेडियो कार्यक्रम करना चाहता हूँ, क्या आप हमें फंड करेंगे? तो उन्होंने कहा प्रपोजल दीजिए। तो मैंने प्रपोजल किया, और ये था आई वे ये है रोशनी का कारवां का जन्म। सो 2005 नवंबर 19 2005 में हमारा पहला कार्यक्रम प्रस्तुत हुआ, और जिसका एंकर्स थे अरशद इकबाल और सलीमा रजा जी, दोनों प्रोफेशनल रेडियो एंकर्स हैं। एंड वो हमारे साथ करीब 4-5 साल काम किया रेडियो कार्यक्रम प्रेजेंट करते हुए। तो वी हैड, इट वाज द फर्स्ट 2 इयर्स या फर्स्ट 3 इयर्स ये आधा घंटे का प्रोग्राम था, जो हमने शुरू किया था प्राइमरी चैनल्स पे, ऑल इंडिया रेडियो पे। तो जब हमारा रेडियो कार्यक्रम चालू हुआ तो लोग हमें कॉल करना शुरू किया, लोग अलग अलग जगहों से, क्योंकि हम जब जानकारी दे रहे थे तो उनको लगा कि ये लोग जानते हैं, जो दृष्टिबाधित हो और उनके साथ जो जिंदगी है इसके बारे में लगता है कि इन लोगों के पास जानकारी है। तो वो हमें कॉल करना शुरू किया अपने समस्याओं लेके। तो यहाँ से शुरू हुआ था हमारे आई वे हेल्प डेस्क। तो हमारे साथ था प्रणय गडोदिया, जो आजकल
बेंगलोर में हैं जो हमारे कॉरपोरेट सेक्टर में चले गए हैं। बट हमारे साथ वो 2006 में ज्वाइन किया था और 2014 तक काम किया था या 2013 तक काम किया था। और तो वो और मैं कॉल्स लेते थे शुरुआत में। एंड अलग बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉल्स आते थे। फ्रॉम लखनऊ से आया था, बरेली से आया था, दिल्ली से आया था, एंड अलग अलग टाइप के लोग, महिलाएं, पुरुष, बच्चे। शादियों को लेके कितनी कॉल्स आती थी, हमारे बच्चों की शादी करवा दो? नहीं, शादी के सिलसिले में बहुत कम कॉल्स आते थे। ज्यादातर कॉल्स शिक्षा के बारे में, या हमारा बच्चा घर में बैठा है, इनका भविष्य क्या होगा, और या मैं यहाँ काम कर रहा हूँ और मेरा आंखों का रोशनी जा रहा है, तो मैं क्या करूँ, मेरा भविष्य क्या है, कुछ एडवाइस देंगे। या मेरे साथ भेदभाव हो रहा है, तो एक बंदा था जो राजस्थान से कॉल किया था, डूंगरपुर से। तो उन्होंने कहा कि मैं पोस्टल डिपार्टमेंट में काम कर रहा हूँ और मेरा नौकरी जाने का डर है। तो हमने कहा कि हमारे जो PWD एक्ट में बहुत साफ कहता है कि किसी को दिव्यांगता की वजह से बाहर नहीं कर सकते, उनको ट्रेन करना चाहिए। और इसी लेवल पे दूसरा जो भी हमारे कानून में है उसके बारे में जी। बताया। और उन्होंने फिर भी पोस्टल डिपार्टमेंट ने मना कर दिया। तो फिर हमने CCPD ऑफिस में गए, तो उन्होंने अपना फैसला सुना। फिर पोस्टल डिपार्टमेंट ने राजस्थान हाई कोर्ट चले गए, तो वहां पर भी उनके विरुद्ध जजमेंट हुआ। फिर डबल सीटेड जो 2 सीटेड 2 जज बेंच ने फिर पोस्टल डिपार्टमेंट पे ऊपर भारी फाइन लगाया और कहा कि इनको आप हटाएंगे नहीं, इनको आप जो भी इनका पीछे का जो सैलरी बनता है वो सब। तो ऐसे कई ऐसे केसेस थे जहां पर हमने लोगों का साथ दिया। और हमने खुद लड़ा नहीं, बट उनको सपोर्ट दिया कि वो लड़ पाए अपने आप। कोई एक दो सो मोमेंट ऐसी जहां आपको लगा हो कि हाँ, मैंने वाकई कुछ किया है, जहां आपको इंटरनली सेटिस्फेक्शन मिली हो कि थैंक गॉड आई केम इन दिस फील्ड एंड आई वाज एबल टू डू दिस मच? नहीं, कई ऐसे लोग थे जिनको नहीं, क्योंकि हर कॉल लगभग एवरी 10 कॉल्स और एटलीस्ट 5 पीपल जिनका कॉल करने की वजह से कॉलर को फायदा हुआ। एक बंदा था, वो स्कूल टीचर था, वो ब्लाइंड हो रहा था और उन्होंने अपना नौकरी छोड़ दिया, इस सरकारी स्कूल में था। तो हमारे काउंसलर ने उनको कहा कि आप जॉस को इस्तेमाल क्यों नहीं करते हैं। एंड देन वी एक्सप्लेन क्या कैसे करना है। एंड वी कनेक्टेड हिम विद ब्लाइंड स्कूल जो उनके घर के पास था। तो वहाँ जाके उन्होंने ब्लाइंड स्कूल में अपना ब्रेल सीखा। और फिर हमने कहा कि गो बैक टू योर एंड ट्राई एंड गेट योर। तो उनको पूरी तरह सैक नहीं किया था, उनका कागज स्टिल फाइल वाज स्टिल मूविंग, सो ही विथड्रू हिज फाइल एंड ही गॉट बैक हिज जॉब। ही वाज अ फैमिली मैन इनका। तो दैट वाज गुड मोमेंट फॉर अस। एक और बंदा आया था हमारे पास, वो सेल्स मैनेजर था। तो वो कहा कि मेरा डॉक्टर ने कहा कि अगले 6 महीने में आप टोटली ब्लाइंड होने वाले हो। और उन्होंने कहा कि मेरा वाइफ है और मेरा एक छोटी बच्ची है, तो हमारा क्या होगा। तो हमने बोला कि आपका काम, आई आस्क्ड हिम टू डिस्क्राइब व्हाट हिज जॉब वाज। तो उन्होंने कहा कि लॉट ऑफ कंप्यूटर वर्क एंड देन लॉट ऑफ वर्क ऑन द फोन एंड देन आई हैव टू ट्रैवल, आई हैव टू मीट पीपल बिकॉज इट्स सेल्स जॉब। तो हमने उनको NAB में भेजा, उनसे कहा कि NAB में भेजा, जहाँ पर हमने कहा कि आप पहली बात स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर यूज़ करके आप अपना स्किल्स डेवलप करिए कंप्यूटर पे काम करने के लिए। दूसरी बात, आप वाइट केन लेके चलने का, इंडिपेंडेंटली चलने का आप ट्रेनिंग लीजिए। हालांकि ये बंदा अपना जॉब छोड़ दिया, बट आज के तारीख में ही इज़ वर्किंग इन अ बैंक। एंड सो एक और बंदा था जो हमें उड़ीसा से कॉल किया। उनका सवाल ये था, क्या ब्लाइंड व्यक्ति किसी बैंक में काम कर सकता है, क्या ब्लाइंड व्यक्ति कॉमर्स कर सकता है। तो उनसे जब हमने बातचीत किया तो हमें लगा कि ये तो बाबू का दर्जा नहीं है, ये तो अफसर का दर्जा है, ये स्मार्ट गाय। तो हमने कहा कि आप ये क्लरिकल जॉब के क्यों टारगेट कर रहे हो, आप अफसर क्यों नहीं बनते हो। सो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, उन्होंने अपना BA कंप्लीट किया। फिर उन्होंने पूछा कि क्या हम MBA कर सकते हैं, तो हमने कहा बिल्कुल कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा मैथ्स कैसे करेंगे। तो हमने उन्हें कनेक्ट किया। 2-3 ऐसे लोग थे जो उस वक्त MBA किया था, जैसे कि आसिफ इकबाल था, एक और भी लोग थे जिनको हमने कनेक्ट किया उनको। ही आस्क्ड अस क्वेश्चंस, उन्होंने MBA किया और फिर ही वाज इन कैंपस इंटरव्यू में उनको एक नेशनलाइज्ड बैंक ने स्नैप अप कर दिया।
सो दे एंड देन ये डूंगरपुर का जो पोस्टल डिपार्टमेंट का जो केस उनका जो रीइंस्टेट किया. सो मोमेंट्स लाइक दिस वेरी क्लियरली टोल्ड अस दैट जानकारी से लोगों का जिंदगी बदल सकता है. सिर्फ अक्सर जानकारी लोग- से ही बदल सकता है, मुझे तो यही लगता है. नहीं, जानकारी और खुद प्रयास करना चाहिए ना. थिंग इज, हमारे देश में ये है कि हमने उनको जानकारी दिया, फिर वो बोलेगा कि ये तो हम खाएंगे कैसे, आप मेरे मुंह में रखिएगा, यू नो, स्पून फीडिंग. तो एज आई वे हमारा एक सोच ये था कि ये स्पून फीडिंग इज काउंटर प्रोडक्टिव, क्योंकि वो जिंदगी भर स्पून फीडिंग ही पर वो रहेगा. सो वी एनकरेज पीपल टू डू थिंग्स ऑन देयर ओन. कभी कभी पहले 2-3 कदम उनके साथ चलना भी होगा, बट और ऑब्जेक्टिव इज दे आगे चल के वो अपने ही बलबूते अपना जंग लड़े. हालांकि लिविंग इन इंडिया इज नॉट अ वेरी इजी थिंग, बिकॉज हमारे जनसंख्या इतना बड़ा है, अवसर बहुत कम है, जो अवसर हमें सामने दिखता है बहुत कम है, एंड अक्सर अवसर बनाना पड़ता है. सो इट इज a difficult territory in which we are working. But I think जब तक लोग प्रयास नहीं करेंगे गाड़ी आगे नहीं चलेगा. तो प्रयास करने के लिए जानकारी चाहिए कि किस रास्ते पे चलना है. तो हमारा मकसद यही है, हमारा सोच इस वक्त, जब हमने हाईवे शुरू किया था, तो सोच बस इतना ही था कि हम उनको रास्ता बने. और 2-3 लोग एक कमरे में बैठ के कितने लोगों को मदद कर सकता है, देश को बदल नहीं सकता है. हालांकि 1989 में जब हम इस क्षेत्र में आए तो हमने बोला कि हम दुनिया को बदल देंगे, जिस प्रकार से ब्लाइंड लोग रह रहे हैं वो हम बदल देंगे. बट लुकिंग एट द साइज ऑफ द कंट्री, लुकिंग एट द पॉपुलेशन, लुकिंग एट द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द प्रॉब्लम, हमें जल्दी महसूस हुआ कि वी कैन नॉट चेंज द वर्ल्ड, बट एटलीस्ट वी कैन इन्फ्लुएंस द वर्ल्ड, वी कैन सेट ट्रेंड्स. तो हमारे क्रिकेट के बाद ये देयर वाज अ लॉट ऑफ क्रिकेट की वजह से काफ़ी मीडिया अपॉर्चुनिटीज़ खुले, काफ़ी कई एक्सपोजर आए, मेन स्ट्रीम जर्नलिस्ट जैसे कि राजदीप सरदेसाई हो, या भरका दत्त हो, या सोनिया, उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, सोनाली चंदर जो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट था. कई ऐसे जर्नलिस्ट थे जो हमारे दोस्त बन गए, एंड जब भी कोई इश्यूज था वो हमें कॉल करते थे. और उसी दौरान पीपल लाइक जावेद आबिदी ऑल्सो केम इनटू द सीन, अपने इलाके पे, इन देयर टेरिटरीज, एडवोकेसी. मैं जावेद आबिदी को इंडियन डिसेबिलिटी एक्टिविज्म का गांधी मानता हूँ. उन्होंने जो मोमेंटम दिया इस मूवमेंट को, मेरे ख्याल से कोई और दिया नहीं है. कई लोगों ने हालांकि कंट्रीब्यूशंस किए हैं, बट आई थिंक जावेद आबिदी वाज वन पर्सन हु हैड मेड अ बिग डिफरेंस, बिग कंट्रीब्यूशन. सो एनीवे, वो अपनी जगह पर रहने दो. बट द पॉइंट इज, आई पर्सनली फील दैट क्रिकेट फॉर द ब्लाइंड डिड सेट अ ट्रेंड. एंड आज जो आप डिसेबिलिटी में जो स्पोर्ट्स देख रहे हैं, आई थिंक द ब्लाइंड क्रिकेट हैड अ लॉट टू डू विद showing the world that ये हो सकता है. Do you analyze your life after 22 year in highway? क्या खोया, क्या पाया? कभी थॉट्स आते हैं, कभी किसी चीज का मलाल है कि मैं ये कर सकता था, ये नहीं हुआ, या you are totally satisfied the way you wanted to do, you do? मैं मानता हूँ कि जब आप औरों की तरफ अपना हाथ बढ़ाते हो, लोगों को सहायता करते हो, एंड अगर आप मेरा काम देखेंगे तो मैं वही काम करता हूँ जहाँ पर मेरा दिल लगता है और मेरा जुनून होता है. मैं इसीलिए कुछ नहीं करता हूँ कि ये करना चाहिए, मैं इसलिए करता हूँ कि ये करना चाहिए. उसके साथ उस सेक्टर में या उस प्लेटफॉर्म में आई एम ऑल्सो पैशनेट. तो रेडियो हो, पॉडकास्ट हो, या कहीं जाके वर्कशॉप्स करना हो, या मोटिवेशनल टॉक्स करना हो, लोगों को गाइड करना हो, दीज आर एरियाज. माई स्ट्रेंथ इज कम्युनिकेशन. एंड सो हमने सोशल मीडिया आना शुरू किया तो ये मेरे लिए नया था. और गिवन दैट आई एम प्रॉब्ली ओल्डर देन योर जनरेशन, हमारे जनरेशन को इस टेक्नोलॉजी में नया चीज़ सीखने में भी थोड़ा और टाइम लगता है, थोड़ा और मुश्किल होता है. बट आई हैव एंजॉयड लाइफ.
and we had No Square regrets? Foundation. No regrets. Meaning regrets का कोई मतलब ही नहीं होता, because एक चीज और मैं कहते हैं जो आपके हाँ कंटेम्प्ररी हैं, जब हमने रेडियो शुरू किया तो जब हम बात करते थे उनसे, तो वो कहते थे कि भाई एक चीज सोच के आना इस फील्ड में कि इट इज ए थैंकलेस जॉब। या ठीक है, तो ज्यादा एक्सपेक्ट करके मत आना कम्युनिटी से कि मैं ये हम्म कर रहा हूं तो मुझे ये रिवॉर्ड मिलेगा। डू यू फेस टफ टाइम ड्यूरिंग योर लाइफ? कभी ऐसा लगा कि यार मैं इतना कर रहा हूँ फिर भी आई एम नॉट गेटिंग द ड्यू व्हाट आई डिजर्व? कभी वो पल आए लाइफ में, कुछ टफ टाइम्स? नहीं, मेरा फोकस हमेशा, लाइक फॉर एग्जांपल, व्हेन आई वाज डूइंग क्रिकेट, और व्हेन आई डिड नजरिया नजरिया, व्हेन आई डिड आई वे ये है रोशनी का कारवां, या व्हेन आई एम डूइंग द पॉडकास्ट नाउ, while it is benefiting people, I'm actually spreading information about life and blindness, possibilities, giving hope to people, all that. But the process, जो प्रक्रिया है, जिस प्रोसेस से मैं गुजरता हूँ, that is very empowering. And I think what I am today, if I had not taken my steps in 1988, 89, I would have been a nobody. You know, what I am today, the recognition I have today, the networks I have today, the friendships I have today, the experiences I have had today, I don't think I would have had anything of this kind. I would have been living a mediocre life. Even if I was a sighted fellow, I would have been leading a mediocre life. ट्रू। But today, I am doing new things. I'm thinking of new things. I'm meeting new people and helping people I don't know. And it's, nothing can be more exciting. फैमिली की ओर से कभी प्रेशर? I've been very lucky. My wife, especially when we were doing the cricket, she was very involved with the cricket, because she would always tell that Suruwati 5-6 saal, she used to be my secretary, my peon, my driver. she and she's been very, very supportive. And then I have 2 daughters. My older daughter actually grew up with blind cricket. अभी भी कई ऐसे ब्लाइंड क्रिकेटर्स हैं, वो नेहा के बारे में पूछते हैं कि नेहा, उनको नेहा दीदी कहते हैं, वो नेहा दीदी आजकल कहाँ पर है, हालांकि वो 4 साल 5 साल की बच्ची थी। तो कई ऐसे हरियाणा, यूपी वगैरह का जो ब्लाइंड क्रिकेटर्स हैं, वो अभी भी पूछते हैं। द ओल्डर वन ऑफ कोर्स, यंगर वन ऑफ कोर्स केम मच लेटर, so she hasn't she has seen things like नजरिया एंड ये सब। और तो घर कैसे चलाते थे आप फाइनेंशियली? जैसे मैंने कहा, माय वाइफ यूज्ड टू वर्क, मीनिंग, एंड आई यूज्ड टू डू फ्रीलांस वर्क। मैं जो फुल टाइम एडवर्टाइजिंग का काम करता था टिल 1988-89, उसके बाद आई स्टार्टेड डूइंग फ्रीलांस वर्क। जैसे 5-6 छोटे छोटे एडवर्टाइजिंग एजेंसी के साथ असाइनमेंट्स करते थे, 1-2 के साथ देवर मंथली कॉन्ट्रैक्ट्स, एंड 2-3 के साथ देवर असाइनमेंट बेस्ड। फिर आई थिंक वर्ल्ड कप के बाद देवर कंपनीज लाइक प्लान इंडिया एंड सो ऑन, जिन्होंने दे टुक मी अप ऑन रिटर्नरशिप, बिकॉज प्लान इंडिया के लिए उन्होंने एक बार मुझे बुलाया था। दे वर डूइंग एन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन बर्थ रजिस्ट्रेशन, सो दे हैड इनवाइटेड क्या कहते हैं, प्रोफेशनल इवेंट मैनेजमेंट कंपनी, एंड देन दे फाउंड इट वाज टोटल कंफ्यूजन। सो जो प्रोग्राम डायरेक्टर था, उन्होंने कहा कि जॉर्ज एब्राहम को बुलाओ। तो वो मुझे जानती नहीं थे, बस मेरे बारे सुना था, वर्ल्ड कप वगैरह आयोजन किया है, तो मुझे बुलाया और कहा कि ये है। तो सब लोग बातें, कमरे में करीब 25 लोग थे, और ये वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के बारे में बात कर रहा था, और काफ़ी कुछ सब लोग बताया, टोटल केओस। तो मैंने बोला गिव मी 2 days, आई विल कम बैक टू यू विद अ प्लान। तो मैंने सब कुछ सुना था। सो आई यूज्ड माइक्रोसॉफ्ट का जो एक ऑर्गेनाइजर करके एक फॉर्मेट है, तो उसमें आई डिजाइन द प्रोग्राम, जिसमें इनके जो सारे एस्पेक्ट्स हैं उनको एक नियोजित तरीके से, और आई गॉट अ वेरी लॉजिकल माइंड, so I arranged the whole thing in a very logical manner. I took out 4 printouts, and 2 days later I went to the office. So that director read the note, and then she looked at the people and said, "ये होता है planning." And then she said, "We would like you to help us with the organizing." So the conference was 1 month later. So there were 3 of us, key people,
who one was an expert on birth registration, one was their HR person, and I was the planner. तीनों मिलके हमने वो कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया सूर्या होटल में, और उसके बाद प्लान इंटरनेशनल वाले हमारे पास आए, कहा कि वी वुड लाइक टू साइन अ 2-year कॉन्ट्रैक्ट विथ यू, एंड those days they were willing to pay me. It was not a 24/7 10 to 5 assignment. It was time wise. They would call me from time to time for discussions, ideas, and so on, but they were paying me 50,000 rupees a month. Wow. For just my time. And उसी दौरान मेरा मुलाकात ये श्रॉफ चैरिटी आई हॉस्पिटल के जो CEO थे, एक साउथ अफ्रीकन जेंटलमैन, वो भी मेरे बारे में सुना था, तो ही कॉल्ड मी अप एंड ही सेड हम एक लो विजन सेंटर शुरू करना चाहते हैं हमारे यहाँ, कैन यू जॉइन अस? सो आई साइंड अगेन अ 2-year कॉन्ट्रैक्ट विद देम. दैट वाज अगेन another 50,000 सेम टाइम, यू नो. So I was lucky that बीच में ऐसे बड़े investments, big earning opportunities came my way while I was not tied down to go to an office at 9 o'clock and come back at 5 at my own time. So मैं freelance काम भी करता था, ये assignments भी करता था, and then one used to lead to the other. So एक अच्छा education का अपना फल होता है, अपना फायदा होता है. एंड यू वर वेरी डिसिप्लिन्ड. आप बाहर भी गए तो आपने देखा चीजों को डॉक्यूमेंट करना है, नए नए आइडियाज आप लाए. उस समय इन आइडियाज की कोई बात नहीं करता था. तो वो एक माइलस्टोन प्रूफ हुए आपकी जर्नी में. जी. तो अभी पॉडकास्ट करने का कैसे आपके जहन में आया, और कैन यू गिव अस हिंट कि आगे 3 सालों में क्या करने वाले हैं जो आपने बिगिनिंग में बताया? तो पॉडकास्ट का जन्म हुआ था पैंडेमिक के दौरान. तो पैंडेमिक के दौरान आपको याद होगा हम लोग सब घर में बंधे हुए थे. वी वर ऑल लॉक्ड अप इन द हाउस. करीब 1.5 साल, आई थिंक इट वाज क्वाइट अ लॉन्ग टाइम. एंड उस दौरान एक्सेस इंडिया में मैंने एक ईमेल देखा जहाँ पर एक बंदा था, प्रदीप सिकदर, जो कलकत्ता के हैं. सो ही हैड पुट आउट अ मेल सेइंग दैट people who are interested in learning audio editing on Goldwave using screen readers, he was going to run a program. So मैंने अप्लाई किया because I was always interested in audio. So he then there were करीब 125 बंदे थे जो रजिस्टर किया था, सब ब्लाइंड लोग थे. तो ये गोल्डवेव का सेशन शुरू हुआ. इट वाज अ 16 वीक प्रोग्राम. जब तक 3 वीक हुआ तो हम करीब 15 लोग थे, बाकी सब everybody had dropped out, and we 15 people, we completed the 16 weeks. And then I started doing these podcasts on Zoom. I was recording people on Zoom and I was doing my own editing, and बहुत मजा आता है. Again, the process is very exciting. And then जब नए लोगों के साथ, जैसे meaning you are very similar, you meet new people, you talk to them, you're interested in other people. That is, I think, the beginning of doing a podcast. So and ऐसे कहते हैं कि जो भी पॉडकास्टर होते हैं, जो भी ब्रॉडकास्टर्स होते हैं, वो अपने आवाज से मोहब्बत करते हैं. बिल्कुल. So I also love my voice. So next plan. So आगे कई ऐसे, these are all loose plans, but I've always wanted to promote the, there are things which I would like to, आजकल ये podcast that I'm doing, this is Highway podcast. So I might want to probably set up the George Abraham brand going forward. Okay. So जो भी करूँगा मैं अपने लिए करूँगा भी. And जो भी experience है मेरे पास अभी तक, जो भी convert them into कहानियाँ, शायद एक किताब लिखूँगा, शायद कहानियाँ I would do it with through podcasts or through videos. So there are friends I have now who are in the movie industry. There are people who are in the publishing industry. There are people who are So now you want to take out some time for yourself. Yeah, that would be something which again would be useful to the world at large, but but it will be self-driven. Right. And so we are at Highway looking at, for the Highway project, looking at good communicators, as I said, the COO who will then become a CEO,
We are looking at increasing the number of counselors. We are looking at collaborating with organizations like DEF and other like-minded organizations, maybe even Radio Udan, maybe, so that we are able to reach much wider people. And the thing is, at the end of the day, it's one country, and we are all citizens of this country. So like-minded people should come together Right. and pool resources. It shouldn't be like Raja kaun hai, sabhi log Raja hai. बिल्कुल. So I think so there are a lot of organizations who might be open to collaborations. जब हमने आईवे 2015 में जब हम आईवे नेटवर्क बनाना चाहते थे, जहां पर हमारा पार्टनरशिप्स हुआ था बॉम्बे में, बेंगलोर में, केरल में, कश्मीर में, गुजरात में, the idea was that we give highway a state identity, and the state partner owns highway in that state. जैसे कि महाराष्ट्र में अगर कोई चला रहा है हाईवे, जैसे अभी विक्टोरिया मेमोरियल स्कूल फॉर द ब्लाइंड हमारा पार्टनर है कलकत्ता, सॉरी मुंबई में, महाराष्ट्र में, तो मराठीज में सारे कॉल्स वहां जाता है. तो वी वुड लाइक विक्टोरिया मेमोरियल स्कूल टू टेक ओनरशिप ऑफ हाईवे महाराष्ट्र. इसी प्रकार if you have a partner in Kerala, जैसे कि Little Flower Eye Hospital was our partner, of course. So we wanted them to take ownership of Highway Kerala. Kashmir में we had a help foundation. We wanted them to take ownership of Highway Jammu and Kashmir. But the thing is, एक तो ये है कि हमारे देश में people don't trust the intention of people. They thought यार ये Core Foundation ने ये project शुरू किया है. It is beyond their imagination that we would allow them to own highway in their state. इसमें कोई चाल है, there was no trust. That is one. Number two is that, the partnership was such that, हमारे partners, when they hire counselors in their organization, they needed to pay for their salaries and maintain the expenses in the state. Right. Now, pandemic came in between. Probably that was a challenge, but many places the partnerships folded up. You now have partnership only with Little Flower Eye, Victoria Memorial School in Bombay, and with Enable India to a certain extent in Bangalore in Karnataka. But we have now decided that we will leave the partnership mode as far as highway help desk is concerned for the moment. We will scale up our own operations, have more counselors, and be able to. And right now we're going to focus on the Hindi belt. And going forward, अगर कोई हमारे साथ आता है कहते हैं कि हम लोग कलकत्ता में हाईवे बंगाल शुरू करना चाहते हैं, if they are willing to take ownership of it, then we'll sign the partnership. But we are not looking out. 2019, 18, 17 में हम लोगों से बात करते थे कि क्या पार्टनरशिप करना चाहते हैं. बट अभी हम लोग अगर किसी को करना है तो वो हमारे पास आए. But otherwise, we will focus on building up highway as a property which operates out of Delhi, and we will probably take up other interesting projects in skilling, maybe in because we are also part of the Sector Skill Council of Persons with Disabilities. So आगे हो सकता है कि हम skilling के line में कुछ करें. But mainly it would be जागरूकता. We are in conversation with, say, something like the so that we are able to reach the grassroots level. So हम किसी दिन रेडियो उड़ान से भी बात करेंगे कि बिल्कुल. are there areas that we can work together on. But I think क्योंकि so एक सीख जिंदगी में ये है कि जब आप कुछ करते हैं उसका जो लोग कहते हैं कि माइलेज या क्रेडिट जो कोई भी आपसे छीन नहीं सकता है, क्योंकि आप जानते हैं कि आप क्या किया है. भले ही दुनिया ये न समझे या न जाने, बट जो आप जानते हैं दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर यू, राइट, इररिस्पेक्टिव ऑफ द वर्ल्ड व्हाट द वर्ल्ड थिंक्स. अभी गार्ड आ रहा है, ग्लोबल एक्सेसिबिलिटी अवेयरनेस डे, जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं. हाँ, तो इन 22 सालों में क्या बदला है एक्सेसिबिलिटी के पर्सपेक्टिव से? एक चीज मैं बताऊंगा, एक छोटा सा उदाहरण दूंगा मैं. मैंने ये परसों भी ये पॉडकास्ट के बारे में जिक्र किया था, मैं आज उनका नाम बता रहा हूँ. आपने भी पढ़ा होगा टाइम्स ऑफ इंडिया में ये स्टोरी. एक लड़की है जो लखनऊ की है, जो देख नहीं सकते हैं, सुन नहीं सकती है.
पर उन्होंने 10वीं कक्षा ICSE का पास किया है विद 95%। और ये कैसे हुआ? क्योंकि एक पेरेंट्स ने ये सोचा कि ये बच्ची को हमें बड़ा करके शिक्षित करके सक्षम करना है। तो पेरेंट्स का मोहब्बत, पेरेंट्स का प्रयास और पेरेंट्स का कंसर्न। दूसरी बात, स्कूल का जो स्पेशल एजुकेटर है, उन्होंने अपना दिल जान दे के इस बच्ची को सक्षम बनाया। तीसरी बात, ऑर्बिट ब्रेल रीडर एंड नोट टेकर जो है, ये इनका लाइफलाइन बन गया। शी वर्क्स ऑन अ लैपटॉप, she reads word files on the braille refresher, she writes her exams using the laptop, and she does her classes। उनके पेरेंट्स ने सारा किताबें ई-टेक्स्ट के माध्यम से कन्वर्ट करके उसको ये जो ऑर्बिट रीडर का जो मेमोरी है उसमें डाल दिया और ये पढ़ती है। एंड बिकॉज शी इज बीन काइंड ऑफ वेरी वेरी कॉन्शियस एंड डिसिप्लिन, शी इज वेरी शार्प। तो उन्होंने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स सब मिला के शी इज गॉट ऑल सब्जेक्ट्स टिल 10th स्टैंडर्ड एंड शी इज गॉट 95%। और आगे उनका सोच यही है कि वो फिजिक्स और मैथ्स में फोकस करें। और स्कूल भी हालांकि उनको मालूम है कि यह मुश्किल है, but the school also is negotiating with ICSE to kind of form a plan so that she can be this। So ये मेरे ख्याल से ये accessibility का एक बहुत ही बड़ा उदाहरण है। अगर if this child had parents who thought that ये बेकार है, ये तो not only she is blind but she is also deaf and mute, ये सोच के अगर वो कहते कि ठीक है, we've got some money, we will invest in fixed deposits and create a fund and hire an Aya and she can be looked after, the school could have very easily said that हम ऐसे disabled लोगों को ले नहीं सकते, but they had opened the door, the school was accessible, then technology made it accessible। so हालांकि ये access and openness and inclusion is not a widespread phenomenon, but there are pockets that have been seen across the country जहाँ पर लेट्स टॉक अबाउट विजुअली इम्पेयर्ड पीपल, उनके लिए मौका मिल रहे हैं। अभी एक हमारे आज ही मैंने देखा था सवेरे, रूहिन भट्टशाली जो हैदराबाद के हैं, शी इज गॉट 98.5% इन हर CBSE 12th स्टैंडर्ड एग्जाम। सो ऐसे जो मार्क्स हैं, मेरे ख्याल से 10 साल पहले या 20 साल पहले ब्लाइंड पीपल एक्चुअली स्ट्रगल टू क्रॉस द लाइन in the school finals and all। आज के तारीख में starting with people like Kartik Sawhney and then Arush Bhatt and then Saurabh Mishra and various people who have come up after Kartik Sawhney। There are lots of people now, Kartik Sawhney is not an exception, there are many people who are now clearing the CBSE and ICSE with good marks। there are many who are joining the technology space, triple IT ho ya IIT ho, these doors are being broken down now। so मेरे ख्याल से तरक्की हुआ है, हालांकि it's not widespread, and I think the government is not still fully conscious कि अवसर क्रिएट किया जा सकता है। ये जो डिजिटल इंडिया का जो ट्रेंड शुरू हुआ या इनिशिएट हुआ था 2014, दैट बीन अ फैंटास्टिक स्टेप फॉरवर्ड, बट अनफॉर्चुनेटली उसका इम्प्लीमेंटेशन में दिस कॉन्शियसनेस इज नॉट देयर, दैट हम it's a little focus on accessibility can actually include blind people entirely। ये जो exclusion का सिलसिला totally गायब हो सकता था if the Prime Minister's vision had that awareness that blind लोग भी हमारी economy के अंदर है। so Right. But I think it's slowly changing and I have hope, and all this digital transaction have made life very easy। GPay हो, Paytm हो, हालांकि कुछ कभी-कभी ये they become inaccessible, but but by and large they made us independent। yeah, and I think there is a lot of hope now with digital India, AI and all that coming up। I think there is hope। अच्छा, एक चीज और, बहुत टाइम हो गया हमें इस पॉडकास्ट में, लेकिन आप लोगों से बातें करना हमेशा मजेदार होता है क्योंकि बहुत सारी नई चीजें हमें सीखने को मिलती हैं। तो ये बताएं कि जब आपका टाइम था डिसेबिलिटी राइट एक्टिविस्ट बनने के लिए आपको प्रूव करना पड़ता था, आपको करके दिखाना पड़ता था कि आपने ये चेंज लाया है, आपने एस्टेब्लिश किया है। आज के टाइम पे इस शब्द को बहुत लूजली यूज किया जाता है।
हर कोई अपने नाम के आगे डिसेबिलिटी राइट एक्टिविस्ट जोड़ देता है। अगर कोई फोन कॉल पे एक बंदे की मदद करते तो वो भी एक्टिविस्ट हो गया। इसको आप कैसे देखते हैं? हर व्यक्ति का अपना सोच है। मैं अपने आप को भाग्यशाली मानता हूँ कि यू नो when people say that you're doing great work, maybe I would say I've been very selfish, because while the world thinks that people around me are being helped, I think the biggest growth and benefit has been for me myself. राइट। Because I've been doing things I love doing. I love cricket. I enjoyed traveling for cricket. I enjoyed organizing cricket. I enjoyed talking about cricket. इसी प्रकार communications. I love communications. I had the opportunity of creating more than 300 radio programs. I had the opportunity of producing a 13-part TV serial. These are all. जब मैंने पहले शुरू किया था तो my aim was to do a TV serial, and I had interacted with Shashi Kapoor from Bollywood. He had agreed to do the thing, but we had problems with Doordarshan to get approvals and so on. So that didn't work out then. But करीब 25 साल बाद ये नजरिया आ गया. So so the kind of thing a blind person got to do, that is satisfying in this. And as I said before, I don't look for external recognition, as long as I know what I've done. And you चलिए, also आप learn. कुछ वन लाइनर आपके साथ खेलते हैं। इसका आपको वन लाइनर में ही जवाब देना है। Okay. पहला सवाल, सबसे ज्यादा इनमें से आपके क्या करीब है? ब्लाइंड क्रिकेट या आईवे? Highway आईवे कन्वर्सेशंस और नजर और नजरिया? conversations, इंक्लूसिव एजुकेशन और स्पेशल एजुकेशन? inclusive education, विच इज बेटर फॉर द डिसेबल्ड, इंडिया और वेस्ट? India. If you've been given an opportunity to serve following department as a minister, you will be choosing Ministry of Social Justice and Empowerment or Ministry of Education? Ministry of Education. One dish you like the most? Acha, I'll have to give the list. The dish. There are many things I like, but let's say butter chicken. Who is more closer, wife or children? Both. One thing you want to change from the disability perspective in India? Attitudes. Traveling or food? Both. एक तो बोलो ना। Let's settle for food. You want to meet, you are passionate to meet cricketers or journalist? Cricketers. Actor or actress? Actress. Favorite actress? Favorite actress. I think in this day and age, I think Deepika Padukone maybe. Rajiv Gandhi or Narendra Modi? No comments. Name the state where you think greater development took place from the perspective of disability again. One state जहां आपको लगता है कि ज्यादा काम हुआ है. मुझे लगता है कि I would put Tamil Nadu and Karnataka and Kerala in front. And एक स्टेट जहां इम्प्रूवमेंट की बहुत जरूरत है. ये काफी स्टेट्स हैं ये, मीनिंग आई थिंक बिहार होगा, बंगाल होगा, जम्मू एंड कश्मीर होगा. Disability pension should be around. I think you should need at least 20,000 rupees per month. One goal which you want to complete. One goal which I want to complete. I want to become the best recognized storyteller. अगर जॉर्ज इब्राहिम सर की बायोपिक आ गई तो उसका क्या नाम होगा? रोशनी का कारवा या नजर और नजरिया? जैसे कहते हैं कि चलते रहो मुन्ना भाई, उसी प्रकार खेलते रहो जॉर्ज भाई. खेलते रहे जॉर्ज भाई. थैंक यू सर. बिल्कुल, आप खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए. जाते जाते जो आप लिसनर्स को हमारे कहना चाहें अपने एक्सपीरियंस से. I think जैसे मैंने हमारे कॉन्वर्सेशन के थ्रू दौरान भी कहा, आई थिंक हमें अपने आप को सुधारने का प्रयास करना चाहिए और जो हमें पसंद है उसको करते करते अपने आप को उभारना चाहिए. एंड आई थिंक फ्रॉम द यंग पीपल्स पॉइंट ऑफ व्यू, आई थिंक दे शुड मूव इनटू accepting technology and move towards using technology for their independence rather than depending on others like scribes and so on, because scribe is pulling you down, meaning that it may not be top of mind my
desire, but I think that is most relevant today. Most people are being denied progress because of dependence on scribe, number one. Number two, I think using of also bringing a bad name for people with disability or people who are blind. तो सर, जो लोग हाईवे से जुड़ना चाहते हैं तो कैसे जुड़ सकते हैं? एक बार आप हमारे लिसनर्स के लिए नंबर बता दें। देखिए, अगर आप दृष्टिबाधिता या ब्लाइंडनेस के साथ जिंदगी के बारे में कोई भी अपना समस्या हो या चैलेंजेस हो, उसके बारे में आप जवाब चाहते हैं, सलाह चाहते हैं, जानकारी चाहते हैं, तो आप हमारे हाईवे हेल्प डेस्क पे कॉल कर सकते हैं। हाईवे हेल्प डेस्क का नंबर है 1800532046 1800532046 शुक्रिया। ग्रेट, थैंक यू सर, बहुत ही मजा आया आपसे बात करके। अक्सर लोग पूछते हैं कि आपका बचपन में सपना क्या था, तो मैं कहता हूँ कि मुझे डेनिस लिली जैसा तेज गेंदबाज बनना था, मुझे किशोर कुमार जैसा गायक बनना था, और मुझे अमिताभ बच्चन जैसा संवादक बनना था, स्पीकर, नॉट एज एन एक्टर बट द वे ही डिलीवर्स हिज डायलॉग्स, द वे ही स्पीक्स। क्योंकि ये बचपन में मैं इन तीन लोगों से काफ़ी प्रभावित हुआ था। एंड अक्सर मैं जब कहीं जाता हूँ तो वेरी ऑफन आई गेट द अपॉर्चुनिटी ऑफ स्पीकिंग स्टार्टिंग विथ दीज थ्री। तो एक चीज़ मैंने किया है, कई जगहों पर भारत में और विदेश में भी कई जगहों पर लोग जब मैं थैंक यू कह के निकलने वाला हूँ तो कहते हैं कि सर एक गाना सुनाइए। तो मैं सारी जगहों पर काफ़ी जगहों पर यू नो आई हैव हैड द रेयर प्रिविलेज ऑफ सिंगिंग इन मेनी सिटीज ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड। तो हो जाए सर फिर। So you know, एक बार I was in a BBC studio in London, and it was a phone-in program, and there was one Sri Lankan lady who called me up and said that she's blind, and the problem she's having with what other people are saying and all that. तो मैंने कहा कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। So that's the way life is. लोग तो कहते रहेंगे, उनका काम है कहना। बिल्कुल, हम अपने रास्ते पे चलते रहेंगे। थैंक यू सर, बहुत मजा आया आपसे बात करके एज ऑलवेज, और बहुत सारी चीजें आपने शेयर की। हम तो शुभकामनाएं देते हैं कि इसी तरह आप काम करते रहो, लोगों की जिंदगियों में परिवर्तन लाते रहो और लोगों को इंस्पायर करते रहो। जब भी हम आपसे बात करते हैं कुछ ना कुछ सीखते हैं, तो इसी तरह लर्निंग एक्सपीरियंस सबको देते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स। Thank you very much. I'm very impressed with the power of volunteerism, which is seen through Radio Udan, and ये तो बहुत ही उम्दा उदाहरण है on volunteerism, because आप लोग सब volunteers हैं, right? जी, And I think it's a very very powerful idea. So keep up the good work. थैंक यू सर। तो बहुत बहुत मुबारकबाद आपको वंस अगेन। Thank you. तो आज हमने बात की स्कोर फाउंडेशन के फाउंडर जॉर्ज अब्राहम जी से, जो वर्ल्ड क्रिकेट के जनक कहे जा सकते हैं, ब्लाइंड क्रिकेट के फादर जिन्हें कहा जाता है इंडिया में। तो बहुत ही एक्सपीरियंस आपको सुनने को मिले, बहुत कुछ आप प्रेरणा लेंगे, और उम्मीद है कि उनकी जो आइडियोलॉजी है, उनका जो एक्टिविज्म है, उसको हम आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे और उनसे सीखेंगे। अगले सप्ताह मुलाकात होगी किसी और पर्सनैलिटी के साथ। दीजिए इजाजत, सुनते रहिए रेडियो उड़ान, फ्लाइट ऑफ लाइफ। बाय बाय। बड़ी खुश दिख रही हो। एक्चुअली बड़े अरसे से सुधा मूर्ति की एक ऑडियो बुक ढूंढ रही थी, आज मिली है। अरे बहुत लकी है तू, हमारे गांव में तो इंटरनेट ही नहीं है। अरे तुम्हें मालूम नहीं, अब ऑडियो बुक सुनने के लिए इंटरनेट की जरूरत नहीं है। नैप दिल्ली ने लॉन्च की है IVR बेस्ड ऑडियो बुक लाइब्रेरी श्रवण। इतनी लंबी किताब फोन पे कैसे पढ़ेंगे? अरे पॉज, रिवाइंड, नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट चैप्टर जैसे बहुत से फीचर्स हैं वहाँ। अच्छा, तो मुझे कॉल कहाँ करना होगा? ये नंबर अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट में सेव कर ले, 08071175215। लाइब्रेरी की मेंबरशिप भी है कोई? हाँ, सिर्फ नैप दिल्ली की मेंबरशिप ही काफी है। इससे रिलेटेड अगर ज्यादा जानकारी चाहिए तो 8826261166 पर
कॉल कर सकती हो। और हाँ, अपना डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट रेडी रखना। थैंक्स फॉर द इन्फॉर्मेशन यार। फिर तो मुझे आज ही नैप दिल्ली की मेंबरशिप लेनी होगी। तो अगर आप भी IVR बेस्ड ऑडियो बुक लाइब्रेरी का लाभ उठाना चाहते हैं तो आज ही कॉल करें 080-711-75215। Hi, I'm Rajkumar Rao on Radio Udan, where every story shines bright. Join me in embracing diversity, spreading kindness, and celebrating the beauty of every individual. Together, we can make the world a more inclusive place. Keep tuning in.